नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 14 जून 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 69वां एपिसोड यानी 69वां एपिसोड लेकर आया हूं। कल 13 जून 2020 सैटरडे को, जैसा कि आपको पता होता है मेरा आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है, तो 13 जून सैटरडे को जितने लोगों ने रात 12 बजे के पहले सवाल भेजे हैं प्रॉपर इस रूल को फॉलो करके, जिन लोगों ने अपना नाम, शहर का नाम, साथ में सवाल का फॉर्मेट जो होता है उसके हिसाब से लिखा है, उनके सवाल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जिन्होंने अपना नाम या शहर का नाम दोनों में से कुछ भी मिस करके लिखना है, उनके सवाल रिजेक्ट हो गए। उनके लिए पहले से मैं सॉरी बोल देता हूँ। तो दोस्तों, जितने भी लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए हैं, कृपया अपना जवाब जब सुने तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक उसके नीचे देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जिनके सवाल सेलेक्ट नहीं हुए, कृपया अगले सैटरडे को अपने फॉर्मेट को सही करके पूरे प्रॉपर जैसा मैं बताता हूँ फॉर्मेट उस हिसाब से अगर आप भेजते हैं तो आपके सवाल जरूर सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी, मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा आपके उन सवालों पे। ट्रेड करेंगे अगर आप तो अपने फैंसी एडवाइजर से सलाह मशवरा करके और अपना भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लेंगे। तो चलिए सवालों का सिलसिला 69वां एपिसोड 69वां एपिसोड शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि सबसे पहला सवाल कल सैटरडे को किन भाई साहब ने भेजा था। सबसे पहला सवाल चिरंजीत जी ने कोलकाता से भेजा है। उन्होंने पूछा है कि सर आई हैव बाउट कॉन्कोर एट द रेट ऑफ रस 412 यानी 412 रुपए के भाव पे उन्होंने 200 क्वांटिटी कॉन्कोर का खरीदा है और बाटा इंडिया का 1347 का। तो टारगेट और स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। 412 पे इन्होंने खरीदा। क्लोजिंग सर जो आपकी चल रही है ना कॉन्कोर का, वो मेरे ख्याल से क्लोजिंग कहीं ना कहीं, एक मिनट दोस्तों, क्लोजिंग 395 के आसपास कॉन्कोर का चल रहा है। और जब तक ये 407 या 408 या 4010 यानी आपने जिस प्राइस पे लिया है 412, वही उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की साइड में, हमारा टारगेट 430 का नहीं आ सकता। आपका टारगेट 430 ऊपर की साइड में तब आएगा जब ये 410 को ब्रेक करेगा तब। दूसरा है नीचे की साइड में स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो बड़े स्टॉप लॉसेस बन रहे हैं। इसे 365 का स्टॉप लॉस बन रहा है कॉन्कोर में, तो नजर रखिएगा, कॉन्कोर पे ध्यान रखिएगा। साथ ही अगला स्टॉक जो आपने लिया है वो है कहीं बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया में कोई टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आपने 1347 पे लिया है, 1366 पे क्लोजिंग चल रहा है बाटा इंडिया को। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ बाटा इंडिया का चार्ट आपके सामने, तो शायद वो 1366 या 70 के आसपास की क्लोजिंग चल रही, 66 का ही है ना। तो ये हमारा क्लोजिंग, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं बने रही है। अगर ये 1400 के राउंड नंबर को एक बार ब्रेक करता है ना बाटा इंडिया, बहुत ही अच्छा पोजीशन आपको 1500 तक के भी दिखा सकता है दोस्त चिरंजीत साहब। तो इस पे आप बने रहिए। तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। और सवाल भेजा जुबैर कुरैशी साहब ने सऊदी अरेबिया से भेजा। इन्होंने कहा कि टॉप 10 कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग या एसआईपी करते हैं तो किस में रिटर्न अच्छा मिलता है। सर एसआईपी का फंडा तो आपको पता है कि एसआईपी हमें हर नीचे के लेवल पर और हर ऊपर के लेवल पे लॉन्ग टर्म टाइम में बाय करने का मौका देता है। यानी अगर आप कम से कम भाव पे भी लेना चाहते हैं तो एसआईपी आपको ये ऑप्शन देता है। अगर आप एसआईपी में 3 से 5 साल हैं तो उसमें हमारा क्या होता है कि एवरेज प्राइस जो होता है हमारा कम हो जाता है। तो उसके वजह से हमें रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं कि अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हमें क्या होता है कि स्टॉक्स का एनालाइज करना पड़ता है कि स्टॉक किस लेवल से हमारा बाउंस कर सकता है ऊपर की साइड में, या ऊपर के किस लेवल से वो नीचे की तरफ में आ सकता है। तो ये अगर आप एनालाइज करना जानते हैं तो आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करके भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं सर। और जो लोग एसआईपी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एनालाइज करना नहीं जानते, नहीं समझते, तो रिस्क लेना उन्हें नहीं पता होता है। इस वजह से वो क्या कहते हैं, रिस्क फ्री टेंशन फ्री ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक तरह का एसआईपी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, वो एसआईपी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कोई अदर पर्सन स्टॉक ढूंढने का काम करे, म्यूचुअल फंड हाउस करे या चाहे कोई करे, तो उस स्टॉक्स में वो एसआईपी करते हैं क्योंकि उनको हेडेक नहीं होता है कि स्टॉक्स एनालाइज करने का। तो वहां पर उनके लिए एसआईपी बेहतर होता है, उनके लिए अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर लंबा व्यू है तो। लेकिन आपको स्टॉक चुनना आता है, सिलेक्शन आता है, तो स्टॉक्स में ऐसा स्विंग ट्रेडिंग करिए, आप वहां पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है सर। अगला सवाल सतीश कुमार साहब ने कोचीन केरला से भेजा है कि हाउ टू एड फंड फॉर ट्रेडिंग इन यूएसडी आईएनआर इन फायर्स एंड सेकंड द ट्रेडिंग टाइम फॉर यूएसडी आईएनआर फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सर ओपनिंग जो होता है इसका 9 AM ओपनिंग होता है यूएसडी आईएनआर का, ठीक है, 9 AM एंड क्लोजिंग 5 PM होता है।
क्लियर हो गया, ये इसका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है। आप 5 PM, लेकिन आपको ट्रेड करना है 4:50 PM तक ही, 4:50 4:50 PM तक ही ट्रेड कर सकते हैं। 5 PM में 4:50 के बाद हमारा ब्रोकर सौदा जो है ट्रेड कट कर देता है। तो हमारा जो ओपनिंग होता है 9 AM से होता है और जो एंड होता है 5 PM होता है। ये करेंसी का टाइमिंग है। दूसरी बात क्या कि कैसे USD INR में फंड को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फायर्स में। सिंपल कैपिटल वाले सेक्शन में आपको जाना है। कैपिटल वाले सेक्शन में जाके आपको एड फंड पे सिंपल से आपको क्या करना है, एड फंड पे क्लिक करना। जैसे ये फायर्स है ना, ये फायर्स है, यहाँ पे फंड ट्रांसफर है ना, यहाँ पे फंड ट्रांसफर, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट आपको वहाँ पे एड फंड और विड्रॉ फंड का ऑप्शन आएगा। तो एड फंड पे क्लिक करना है। एड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको कैपिटल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उसको सेलेक्ट करे रहना है और जितना पैसा डालना है वहाँ पे आपको डाल देना है। बस वो डाल दिया आपने, बस बात खत्म हो गई। आपका वो ऑटोमेटिक चला जाएगा USD INR वाले में। यूपीआई करना चाहते हैं, यूपीआई से भी नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से भी IMPS से करना चाहते हैं तो IMPS से भी ट्रांसफर हो जाता है सर। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखता हूँ। मनीष जी इंदौर से क्या पूछ रहे हैं अगला सवाल कि मैंने USD INR जून का, यानी करेंसी का, इन्होंने USD INR का जून का 75 का पुट लिया हुआ है, यानी ये USD INR को आने वाले कुछ दिनों में ये नीचे आता हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात। 50 क्वांटिटी बेहतर है, 0.30 पैसे पे लिया है तो ये प्रॉफिट में है। मैं इनका टारगेट है 0.950 तक आ सकता है क्या, अगर एक्सपायरी तक होल्ड करूं तो। मैं करेंसी को एक ही चीज जानता हूं कि लेवल, करेंसी क्या, मैं किसी भी चीज में एक ही चीज जानता हूं कि मेरा लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा मैं इसको मान के ही नहीं चलता। मेरा सपोर्ट है 75.50 का, वो ब्रेक होगा ना सर, अगर वो ब्रेक होता है तो ही आपका पुट फिर प्रॉफिट में हो सकता है। हाँ, अगर मंडे के दिन ये और नीचे 75.85 को भी ब्रेक करता है तो आपके चांसेस और बनते हैं, लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 75.50, वो जब तक ब्रेक ना हो हमारे नीचे के चांस नहीं आएंगे और पुट का ऊपर का चांस नहीं बन सकता है। अगर ये गलती से भी ब्रेक कर गया ऊपर की साइड में 76.25 को, फिर आपका पुट जो है डेंजर जोन में चला जाएगा सर, तो नजर रखिएगा उस पर। मनीष क्षत्रिय साहब नासिक से कह रहे हैं कि सर मैं 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैं आज भी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूं। जब मुझे लॉस होता है तो उस लॉस को कवर करने के चक्कर में और लॉस कर लेता हूं। गुरुवार को तो मैंने 3700 का लॉस किया था। मुझे आपके कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट मुझे सीखने के कितने पैसे लेगा पता नहीं। सर कोर्स ज्वाइन करने की बात को हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है 1 करोड़ की ट्रेडिंग अगर आप कहीं से ले लेते हैं तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे क्या? मैं अपने YouTube व्यूवर से जानकारी चाहूंगा और इम्पोर्टेंट सजेशन, क्या ये अगर 1 करोड़ की भी ट्रेनिंग ले लेंगे तो क्या सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। 10 लाख की ट्रेनिंग लेंगे सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। 20 करोड़ की ट्रेनिंग ले लीजिए सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे? नहीं बने। कौन बनाता है आपको सक्सेसफुल ट्रेडर? ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस है, अपने जगह पे ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो आपको राइट टाइम एंट्री एग्जिट बता सकता है, लेकिन करना आपको है। और वो आपके दिमाग जब तक आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ट्रेडिंग के लिए जो माइंडसेट है ना, आपको वो माइंडसेट दूर चेंज करिए। आप लॉस कवर करना चाह रहे हैं, क्यों लॉस कवर करना चाह रहे हैं, मतलब क्यों? मैं जी एक सवाल का जवाब दे, क्यों लॉस कवर करना चाह रहे हैं? यहाँ जब आप आए हैं बिजनेस के रूप में, बिजनेस में क्या सिर्फ प्रॉफिट होता है दोस्तों? क्या सिर्फ प्रॉफिट? मेरे इतने ट्रेडिंग आप ऐसा करें मनीष जी, आप मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले वीडियो को देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ आने के बाद जब मेरे चैनल पे आएंगे, यहाँ पे एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ये जो वीडियो है ना, इसके में इतने ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो है, आप इसको देखिए। उम्मीद करता हूँ ना आपका माइंडसेट जरूर चेंज होगा। अगर आप माइंडसेट चेंज नहीं करते ना तो फिर आप चाहे 1 करोड़ की ट्रेनिंग लीजिए, 1 लाख की ट्रेनिंग लीजिए, 10,000 की ट्रेनिंग लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आप फिर भी लॉस ही करेंगे। जब तक कि आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता है तब तक आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी जब तक आपकी सही नहीं होगी, हमें आप कितना भी पैसा लगा लें आपका सारा जीरो हो जाना है ना। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो पहले आप बिजनेस के फंडा को समझिए कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बिजनेस में लॉस भी होता है। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे हिंदू यूनिलीवर हो जाए, TCS हो जाए, इन्फोसिस हो जाए, वो भी तो कहता है ना कि मैं इस साल लॉस में चल रहा हूँ, मैं इस साल लॉस में चल रहा हूँ। क्या वो करता है कि नहीं मैं इस साल लॉस में चल रहा हूँ, इसी साल कवर कर लूंगा? अरे सर क्यों ऐसा दिमाग कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है सर। आपको वो लॉस उस दिन बुक करना है, वो आपका
दक्षिणा है, आपने प्रसाद या दक्षिणा वाला मेरा वीडियो देखा होगा, वो आपने उस दिन मार्केट को दक्षिणा दे दिया, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब प्रसाद के चक्कर उस दक्षिणा को वापस उससे खींचना चाहेंगे मार्केट रूपी पंडित से, तो वो तो और आपको चक्कर में डाल देगा ना, इसलिए ऐसा ना करें, कभी ना करें। अपने माइंडसेट को चेंज करिए, छोटे छोटे पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, छोटी छोटी क्वांटिटी से रियल मनी डालिए, फिर ट्रेड करिए। कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे भी आपका जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आपको कोर्स सीख के भी क्या फायदा होगा, क्यों पैसा फिर बर्बाद करेंगे आप बताइए। आप लोग इसीलिए मार्केट में लॉस करते हैं, वो ट्रेनिंग लेने के बाद वो समझते हैं कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, नहीं। आप जब तक माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, आप क्या सोचते हैं कि जो लोग स्कूल में पढ़ता है, आप जरा इमेजिन करिए कि आपके क्लास में जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, 20 बच्चा आपकी क्लास में होगा, 20 बच्चा डॉक्टर बन गया क्या, 20 बच्चा इंजीनियर बन गया क्या, 20 बच्चा पुलिस बन गया क्या, नहीं। उसमें 2-4 बच्चा ही होगा आपकी क्लास का जो कि डॉक्टर या इंजीनियर बना होगा, बाकी सब कहाँ गए सर। क्या उस टीचर ने उसको गलत पढ़ाया, बाकी 4 को सही पढ़ाया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, बाकी सबको गलत पढ़ाया उसने, नहीं सर। बस माइंडसेट का यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ माइंडसेट हमारा सही नहीं होगा, साइकोलॉजी सही नहीं होगी, नहीं कर पाएंगे। तो पहले साइकोलॉजी बदलिए पेपर ट्रेडिंग के साथ, उसके बाद डिसिप्लिन को फोकस करिए, कंट्रोल करना सीखिए, तब जाके आप कहीं ट्रेनिंग लेंगे तो आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा मानना है कि अगर आप इतना सभी काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। मैं अपने यूट्यूब व्यूवर से जानना चाहूंगा, क्या मैं इनको गलत सजेशन दे रहा हूँ, क्या मैं इनको कहीं बरगला रहा हूँ, क्या मैं इनको अपने ट्रेनिंग के प्रति अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं ज्वाइन मेरा नहीं किसी और का भी करेंगे ज्वाइन, तब भी कुछ नहीं होगा जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा। स्कूल बदल लेने से क्या होता है, वो बच्चा जो चोर था वो इंजीनियर बन जाएगा, नहीं सर, वो नहीं बन पाएगा, उसका माइंडसेट नहीं है ना वैसा, कैसे बन जाएगा वो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप माइंडसेट चेंज बनिए करिए, आपका ऐसे ही डाकू उंगली माल भी बन जाता है ऋषि वाल्मीकि, है ना। तो ऐसे सब चीजें हो जाती है, तो ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक। चलिए बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं मनीष जी आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे। मुरलीधरन जी चेन्नई से कह रहे हैं कि प्लीज माय लास्ट वीक क्वेश्चन, आई एम फॉलोइंग योर कॉल्स डेली। सर आप एक्चुअली मेरे बहुत नए व्यूवर हैं सर, मैं दुखी हूं इस बात से कि आप मेरे बहुत नए व्यूवर हैं, आप बहुत जल्दी में, आप बहुत फास्ट हैं, इतने तेज हैं आप, मतलब कुछ जल्दबाजी में है कि क्या आपको अचीव करना है मुझे बिल्कुल पता नहीं। आपने पिछले बार बोला कि सर आप फ्राइडे का डाउट, ये फ्राइडे का क्या स्टॉक ऑप्शंस रिव्यू नहीं करते, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं करता ही नहीं, क्योंकि फ्राइडे के बाद ट्रेडिंग सेशन बनता है, मैं सैटरडे तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं करता। फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन क्लोज होने के बाद मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करता फ्राइडे और सैटरडे को। क्यों? क्योंकि वो मेरा फैमिली टाइम है सर, मुझे अपना परिवार भी देखना होता है, आई एम ए फैमिली में। जब मैं परिवार को टाइम नहीं दूंगा, मैं परिवार से हूँ, मुझसे परिवार नहीं है, है ना, मैं परिवार से हूँ, मुझसे परिवार नहीं है, मैं देश से हूँ, मुझसे देश नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे लिए परिवार इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली टाइम रखना पड़ता है, नहीं रखूंगा सर तो फिर बात समझ रहे हैं ना। इसलिए टाइम की कमी की वजह से नहीं हो पाता है सैटरडे को, फ्राइडे और सैटरडे को वीडियो, संडे को हाजिर हूँ आपके सामने। अब आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप मेरे नए व्यूअर हैं, तो आप पूरा वीडियो भी नहीं देखा है आपने मेरे इस चैनल का। मेरी बातें हो सकती है थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि ये अजब जैसा बोल रहा है, लेकिन नहीं, आपको एक्चुअली आपने पूरी वीडियो मेरी देखी ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो ये जितने सवाल आप भेज रहे हैं ना सारे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मैक्सिमम जवाब वहीं पे बैठे हुए हैं। मैं स्टॉक ऑप्शंस रिव्यू भी करता हूं सर, सब चीज करता हूं। आज संडे को वो मिलेगा स्टॉक ऑप्शंस रिव्यू, लेकिन आपको तो फ्राइडे को ही चाहिए ना। क्या मुरलीधरन जी गलत बोल रहा हूँ? आपको तो वो फ्राइडे को ही चाहिए। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी अपने परिवार को टाइम देना होता है और उस टाइम से निकाल के फिर मुझे ये वीडियो बनाने होते हैं। अभी मॉर्निंग से मैं बैठा हुआ हूँ और रात में बैठा, फिर मॉर्निंग में बैठा, बहुत सारे वीडियो बनाए, पोस्ट कर दिए, तो वो सब उसी टाइम से निकालता। 2-2 बजे रात में बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये करता हूँ आप लोग के लिए ही करता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम देके वीडियो देखेंगे तो। लेकिन नहीं, आपको तो फ्राइडे को ही चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को आपका ट्रेडिंग खत्म हो गया तो मुझे उसी दिन चाहिए। ऐसा नहीं है सर, मैं संडे को करता हूँ। फ्राइडे वाला स्टॉक ऑप्शंस रिव्यू मैं संडे को करता हूँ, है ना, संडे को करता हूँ। आप थोड़ा टाइम दें तो फिर आपको उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, आपके 2 क्वेश्चन है, आपके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है, पहला V2 रिटेल है और दूसरा PFC है। अब आपकी मैं माइंड सेट बताता हूँ। आप वैसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे होते हैं जो बहुत ही छोटे लेवल पे बैठा हुआ है,
छोटा लेवल पे बैठा नहीं है, बल्कि छोटे प्राइस का स्टॉक है। B2 रिटेल उसी में से एक है। लेकिन B2 रिटेल का आपको जो बात है कि कैन आई होल्ड फॉर दिस 6 मंथ, आप 6 मंथ के लिए इसको करना चाह रहे हैं। मान लेता हूँ अभी 6 मंथ लॉकडाउन नहीं लगा और बढ़ गया, क्या होगा फिर आपका B2 रिटेल? मान लेता हूँ बीच बीच में महीने में 10 दिन 5 दिन फिर से B2 रिटेल लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो B2 रिटेल एक ऐसा स्टॉक है सर जो रिटेल की कंपनी है, जहाँ कपड़े बिकते हैं, है ना, जहाँ एसेसरीज बिकती है, लोग तो जा ही नहीं पाएंगे। फिर 6 महीने में उस B2 रिटेल का क्या होगा? B2 से वो V0 हो जाने वाला है। लेकिन आपको लंबा व्यू रखना है। अगर इस स्टॉक्स पे आपने लंबा व्यू रखा है, लॉन्ग टर्म व्यू रखा है, 3 साल का व्यू रखिए, तब B2 रिटेल से आपको बहुत चीज मिल सकता है। साल भर भी अगर आपने बर्दाश्त कर लिया फिर आपको मिल सकता है। हो सकता है ये 6 मंथ में भी रिटर्न कर जाए, दे जाए आपको रिटर्न, लेकिन कब? जब तक कि ये लॉकडाउन सही से नहीं ओपन हो जाए तब तक थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी सर आपको, पहली बात। दूसरा बात है कि PFC भी आपने लिया हुआ 82, सेम वही है, पावर फाइनेंस कंपनी है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, PSU सेक्टर है। तो PFC और B2 रिटेल के जो हमारे पास स्टॉप लॉसेस बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा सर, है ना, जो मैंने आपको कहा इसको अदरवाइज नहीं लेना है। एज ए कॉमन मैन मैंने अपना समस्या बताया, प्रॉब्लम बताया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 80 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको इसमें PFC में, 78 का नीचे निकलेगा तो ये फिर 73 तक चला जाएगा। ऊपर इसके पास रजिस्टेंस है 90 रुपीज का, 90 को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा टारगेट आपको 99 तक जा सकता है, यानी 100 तक। B2 रिटेल इसके स्टॉप लॉस क्या बनाएंगे? अभी तो B2 रिटेल जहां तक हमारा ख्याल है कि नीचे के लेवल पे ही है, इसका क्या स्टॉप लॉस बनाएंगे? इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है, 38 का 35 का बनता है। लंबा व्यू रखिए, 1 साल से ऊपर का, 2 साल के ऊपर का। एक बार अगर ये 66 ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा टारगेट आपको 80 तक का भी दे सकता है। और रही बात सर स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू, मैं अपने व्यूअर से जानना चाहूंगा, क्या मैं स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं डालता हूँ? मैं ही डालता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि सिर्फ मैं ही डालता हूँ, जो स्टॉक्स मैं प्रोवाइड करता हूँ उसका रिव्यू ओनली मैं ही डालता हूँ, कोई और नहीं डालता। सिर्फ मैं ही डालता हूँ अपना परफॉर्मेंस का रिव्यू कि मेरे स्टॉक्स ने ये परफॉर्मेंस किया, या यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कटा, या यहाँ पे प्रॉफिट आया। एकदम प्योर ऑनेस्टी से मैं वहाँ पे बताता हूँ। लेकिन वीडियो आप चूंकि देखते नहीं है, आप वीडियो सेम डे खोजते हैं, सेम डे सर मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए सॉरी। संडे को उसका वीडियो मिलता है। अमीन मंसूरी साहब सूरत गुजरात से कह रहे हैं कि एशियन पेंट 1698 पे 300 क्वांटिटी लिया है, क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में? सर एशियन पेंट अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो क्या करेंगे आप, ये बताइए। आपने लिखा है कि जब भी ये लो प्राइस होता है तो मैं बाय करता हूँ, क्या ये सही है? सर लो प्राइस पे ही तो बाय करना चाहिए, हाई प्राइस पे कौन बाय करना चाहता है सर? अमीन साहब, मैंने ऐसे आज तक किसी बंदे को नहीं सुना जो ये कहता हो कि मैं हाई प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ। सारे तो लो प्राइस पे ही बाय करना चाहते, तो वो तो सही हुआ ना। तो अपने आप में आपने आंसर अपना दे दिया कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं 50 और 60 पॉइंट का टारगेट भी रखता हूँ और बुक भी कर लेता हूँ, ये तो और भी सही काम कर रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। एशियन पेंट मेरे नज़र में बढ़िया स्टॉक है, अच्छा स्टॉक्स है, हेवी वेट स्टॉक्स है, उसको रखना ही चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए, और जब भी नीचे के लेवल पे मिले उसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करना चाहिए। ये मेरा व्यू है एशियन पेंट पे, और ये आप अच्छा काम कर रहे हैं, 50-60 पॉइंट प्रॉफिट बुक करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक, और इसका एंजॉय करिए। एशियन पेंट बढ़िया स्टॉक है लंबे समय के लिए भी। विश्वजीत पाल साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि SBI को इन्होंने 193 पे लिया है 400 शेयर। सर SBI को अब हम लोग 200 के ऊपर खरीदेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस मेरा देख लीजिए आप, जो मैं अपने बाजार हाट न्यूज चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, उसको आप देखिए। मैंने उसमें साफ बोल दिया है कि 165 के नीचे अगर वो ब्रेक करेगा तो हम उसको सेल कर लेंगे, और वो 200 के ऊपर निकलेगा तो फिर अब उसको हम बाय कर लेंगे। अभी जिस लेवल पे वो खड़ा है वहां पे ना बाइंग होगा ना सेलिंग होगा। स्टॉप लॉस 165 का लगाइए, आपने स्टॉप लॉस रखा है 150 का, 165 के नीचे उसका कमजोर पॉइंट है, वहां से ब्रेक करके 150 चला जाएगा वो। आगे बढ़ता हूँ। यशपाल शर्मा साहब यमुनानगर हरियाणा से पूछ रहे हैं कि मैंने 10 ग्राम गोल्ड के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अप्लाई किया है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से 5 साल के लिए, क्या मेरा डिसीजन ठीक है? ठीक है सर, आपने तो गोल्ड ही परचेस किया है, वो ना गोल्ड इंडियन लोगों की तो ये इसके लाइफ में बसा हुआ है ना, गोल्ड हम लोगों की लाइफ में गोल्ड बसा हुआ है, हम भारतीय लोगों की लाइफ में। तो इस पर आपने बिल्कुल सही काम किया है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया है तो कोई देगा, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट पर्पज से जरूर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और 5 साल का है तो टेंशन फ्री रहिए।
कम से कम इतना तो तय है कि इसके भाव जो आपको मिलेंगे वो हमेशा आपको अच्छे भाव पे ही मिलेंगे। आपने जिस भी प्राइस पे लिया है वो आपको एवरेज करके अच्छा प्राइस ही मिलेगा, यानी कि वहां से हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन गोल्ड है ना, वो करंट में सेल होता है, तुरंत से सेल होता है, तुरंत उसका रिटर्न मिलता है। आगे आने वाले समय में आप उसको लंबे समय के लिए भी होल्ड करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिसीजन गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्ट लोग ऐसे भी करते हैं। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि आई हैव बॉट बैंक निफ्टी, 17,000 का पुट लिया हुआ है। इन्होंने 17,000 का पुट लिया है 17 रुपए 25 पैसे के भाव पे 10 लॉट। सेकेंडली आई वांट टू बाय वाटर बेस लिमिटेड कंपनी। वाटर बेस से दूर रहिए, 2 साल के लिए आप लेना चाहते हैं, वाटर बेस से दूर रहिए। वाटर बेस की जगह आप अपेक्स ले लीजिए, फ्रोजन फूड, वाटर बेस से दूर रहिए। बैंक निफ्टी 17,000 का पुट लिया है 17 रुपए 25 पैसे पे 10। तो हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेंगे। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट लगाता हूं। आपने पुट लिया हुआ है सर, पुट लिया ना, थोड़ा सा तो कष्ट में है। तो अगर ये गलती से भी ब्रेक कर गया अब ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल जो कि 21,000 का है, तो फिर आपका पुट खतरे में आ जाएगा। हाँ, नीचे की साइड में अगर ये 20,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है फिर आपका पुट प्रॉफिटेबल में आ जाएगा, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो नजर रखिएगा उसके ऊपर सर। आपने 17 रुपए 25 पैसे पे 17,000 का पुट लिया। अभी क्या रेट चल रहा है बैंक निफ्टी का 17,000 का पुट? चलिए चेक करता हूँ। ये है ना 18 रुपए। अभी 1 रुपए आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, बढ़िया है। बस उम्मीद करिए कि वो नीचे 20,000 ब्रेक कर दे तो मजा आ जाएगा आपको। अगर ऊपर 21,000 ब्रेक करेगा तो खतरे में आ जाएंगे आप। अगला सवाल किनका है? परमिंदर कुमार जी फरीदाबाद से पूछ रहे हैं कि सर गुड डे, यू डिजर्व ऑल प्रेज, थैंक यू सर, योर वर्ड्स बिकम ट्रूथ इन मार्केट, इज इट वर्थ टू इन्वेस्ट इन एक्स्ट्रा मैक्रो प्रोडक्ट? ये एक्स्ट्रा मैक्रो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इन करेंट लेवल, ओके, बहुत बढ़िया। नाउ देन एट व्हाट लेवल? तो लेवल क्या हो सकता है एक्स्ट्रा मैक्रो वेव में? सर शॉर्ट टू मीडियम टर्म अभी वो 77 या 8 के आसपास का है एक्स्ट्रा मैक्रो वेव। अगर ये ऊपर की साइड में 80 के ऊपर दोबारा से क्लोज करता है, 80 के ऊपर 80 के ऊपर, ठीक है, तभी आप इसमें लेके चलेंगे। ऊपर के साइड फिर 86 से लेके 90 तक का आएगा। दूसरा है आपने टोरेंट पावर, सर टोरेंट पावर 330, इस पे तो मैंने पोजिशनल कॉल भी दिया हुआ था टोरेंट पावर पे, जहां तक मुझे याद है। टोरेंट पावर पे 330 के ऊपर जब निकलता है तो एक अच्छा पोजीशन बनता है टोरेंट पावर में, जहां तक मुझे पता है। मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए थे और शायद उसके लेवल आ गए थे। तो 330 के अगर ऊपर निकले जी उसका लेवल, तो टोरेंट पावर का आ ही गया था। मैं अपना लिस्ट में देख रहा हूँ टोरेंट पावर, 1 मिनट में चार्ट भी देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है 330 के ऊपर अगर एक बार फिर निकले ना तो मजा आ जाएगा टोरेंट पावर में। बिल्कुल निकलेगा तो 350 तक के टारगेट वापस अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा सकता है। तो बने रहिए टोरेंट पावर में 320 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा है हाँ ये तो आपका हो गया। तो परमिंदर साहब आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक चाहूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आज जो व्यूअर नहीं भेजा है उन्होंने सवाल वो सुन रहे हैं, जो नए व्यूअर हैं कृपया वो लोग भी अगर पूरा मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की हो चाहे स्टॉक्स रिलेटेड हो। शैलेश संभाग साहब पंजीम गोवा से कह रहे हैं कि लेट मी नो अबाउट आईसीआईसी बैंक शेयर प्राइस फॉर नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह के लिए आईसीआईसी बैंक का लेवल क्या कह रहे हैं कि 380 से 400 जा सकता है क्या? सर हमारा लेवल मैंने बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस बाजार हाट न्यूज चैनल पे डाल दिया है, जो मेरा दूसरा चैनल है, आप वहां पे देखेंगे आईसीआईसी बैंक के लेवल मैंने बताया कि 380 के हमारे पास सबसे पहले वो 350 को अगर ब्रेक करता है तब वो 380 का लेवल आएगा। 350 को ब्रेक करेगा तो 380 के लेवल आएंगे और 380 के ऊपर अगर वो क्लोज कर देगा तो 400 और 420 तक का भी टारगेट आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करके 300 का चलना पड़ेगा। शैलेश साहब। अभिषेक कदम साहब पुणे महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि सर विच इज बेटर एंड सेफ? सेफ तो सर इस मार्केट में कुछ नहीं है, आगे का सवाल पढ़ने से पहले ही मैं बता देता हूँ, सेफ जैसा तो इस मार्केट में कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि जब आप इस मार्केट में आते हैं, इक्विटी में आते हैं, तो आप रिस्क लेके आते हैं, सेफ लेके कुछ भी नहीं आते। हाँ आप कितनी जल्दी यहाँ से लेके भागते हैं प्रॉफिट और सेफ करते हैं अपने आप को, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन आप सेफ सोचेंगे कि ले लिया और बैठ गया एकदम मैं सेफ हूँ सिक्योर हूँ, सर वो गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए। अब सवाल पे बढ़ता हूँ। सर विच इज बेटर एंड सेफ ऑप्शन और फ्यूचर एज फ्यूचर रिक्वायर्स मोर मनी एज कम्पेयर टू ऑप्शन? कह रहे हैं ये ऑप्शन या फ्यूचर में से कौन ज्यादा बेहतर है, ज्यादा पैसा के लिए
ये ऑप्शन एज कम्पेयर टू ऑप्शन, ऑप्शन के रिकॉर्डिंग क्या फ्यूचर ज़्यादा बेहतर है? सर मेरा फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में क्या मानना है मैं बताता हूँ, हो सकता है ये जवाब आपको पसंद ना आए। मेरा फ्यूचर के और ऑप्शन के बारे में ये मानना है कि अगर आपने ऑप्शन में ट्रेड किया बिना सीखे समझे तो आपके पास लाइफ में फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और आपने अगर फ्यूचर में भी बिना ट्रेड सोचे समझे बिना प्रैक्टिस के ट्रेड किया फ्यूचर में तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये मेरा मानना है ऑप्शन एंड फ्यूचर के बारे में। अब बाकी रहा सेफ। आपको याद है अभी कोरोना वायरस आया, लोग पूरी दुनिया नमस्ते पर वापस आ गई। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए। पूरी दुनिया नमस्ते पर वापस आ गई, सारे लोग नमस्ते करने लगे। वो लोग भी नमस्ते करने लग गए जो लोग हैंडशेक करते थे, यानी कि फॉरेनर लोग, विदेशी लोग, जो नमस्ते नहीं बल्कि इंडिया का प्रणाम वाला शैली नहीं अपनाता था, हैंडशेक करता था, वो लोग भी नमस्ते करने लग गए। कहने का मतलब हम घूम फिर के फिर उसी युग में आ गए, उसी जगह में आ गए जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई थी। सर वापस हमारे पास फिर कैश का ही ऑप्शन बचेगा, सिर्फ कैश ही बचेगा इस मार्केट में जहाँ सबको घूम के वापस आना है। ये मेरा मानना भी, ये आज होगा, 5 साल बाद होगा कि 50 साल बाद होगा मैं नहीं जानता, पर इतना मुझे पता है कि अगर इस मार्केट का फ्यूचर है तो वो कैश है, वो कैश है। घूम के वापस कैश पे ही आना होगा, क्योंकि कैश से ही सबकी शुरुआत हुई थी, चाहे ऑप्शन हो चाहे फ्यूचर हो, और सबको वापस कैश पे ही आना है। इसलिए मैं ऑप्शन फ्यूचर के बारे में कहता हूँ कि करिए, आप करिए, एकदम खूब बढ़िया से करिए, लेकिन पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, और ये सेफ वर्ड अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ सेफ नहीं है। सेफ वही है जो भागना जानता है, जो भागना जानता है वो सेफ है, जो रुकना जानता है वो फंसता है, जो रुकता है वो फंसता है, जो भागता है वो कमाता है। सीधी बात है। प्रॉफिट आया लेके भागिए, रुक गए उस प्रॉफिट के साथ तो वो लॉस में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगा। अभिषेक साहब, उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। जो मेरे व्यूवर्स सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कृपया आप अपना इस पे अपना राय, इंपॉर्टेंट राय, फीडबैक जरूर दें सर। बढ़ता हूँ अगला सवाल के साथ, और अगला सवाल है जीत साहब मंगलुरु कर्नाटका से कह रहे हैं कि भेल 290 शेयर 290 शेयर खरीदा हुआ है भेल का, एवरेज प्राइस 24 का, लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल के लिए 4 महीने से होल्ड कर रहा हूँ, आपका ओपिनियन बताइए। नवीन फ्लोरो इंटरनेशनल 15 शेयर को बाइंग किया 1618 के भाव पे, 1 वीक से होल्ड कर रहा हूँ शॉर्ट टाइम टाइम के लिए, अभी लॉस में हूँ तो क्या करूँ? तो नवीन फ्लोरो का जो आपने लिया हुआ है सर 1500 कितना 1618 पे लिया है नवीन फ्लोरिन का। तो सर इसके बाद जो है ना, नवीन फ्लोरिन केमिकल सेक्टर का स्टॉक्स है, लेकिन इसके पास रेजिस्टेंस है 1605 रुपए का। 1605 को जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक जो है ना 1700 के लेवल नहीं आ सकते। याद रखिए 1605 जिस दिन ब्रेक कर गया आपको 1700 के लेवल बहुत तेजी मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगाइए, 1500 बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, 1500 का स्टॉप लॉस लगा के अगर वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, लेकिन 1500 को नीचे ब्रेक करे तो फिर निकल जाइए। दूसरा आपका भेल का स्टॉक है, BHEL भेल, सरकारी कंपनी है सर, धीरे धीरे चलेगा, लंबा चलेगा, टेंशन नहीं लेना। बेल में सरकारी कंपनी है, 32 को ब्रेक करेगा, ऊपर आपने 24 पे लिया है, प्रॉफिट में है, टेंशन क्यों ले रहे, 10 पॉइंट ऑफ प्रॉफिट में। 32 को एक बार ब्रेक करके क्लोज कर देगा तो आपको 35 तक भी दिखा सकता है। तो लंबा व्यू रखिए इस पे, तभी अच्छा रहेगा। आपने 2 से 3 साल के लिए रखा है, बहुत अच्छा काम किया है। 38 के पास अगर ये पहुंच जाता है ना तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, 38 के पास, वहां एक रेजिस्टेंस है। बढ़ता हूं अगला सवाल, और संतोष जी पटना से कह रहे हैं मैं 2.5 लाख के नीचे मार्केट से प्रॉफिट करता हूं शॉर्ट टर्म में 1 साल में, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं? 5 लाख में फ्री है सर, 5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है, 5 लाख के ऊपर जब जाता है तो ही टैक्स पे करना पड़ता है। पहले था 2.5 लाख, चेंज हो गया, 5 लाख हो गया। भद्रक उड़ीसा से संबित जेना साहब कह रहे हैं कि सेल का 31 रुपया 30 पैसे पे सेल, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन्होंने खरीदा हुआ है 31 रुपये 30 पैसे पे। ठीक है सर, 420 क्वांटिटी 1 साल के लिए। सर अभी क्लोजिंग 30 या 30 रुपये 50 पैसे के आसपास की चल रही है। ठीक है, तो ऊपर जो है 32 का एक रेजिस्टेंस है, इसको 32 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा 36 तक नहीं पहुंच सकता। नीचे एक सपोर्ट है 28 का, 28 को अगर ब्रेक कर देगा सर तो नीचे निकल जाइएगा, 25 तक जा सकता है, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। अगर 32 के ऊपर निकलता है तो फिर होल्ड करिए, 36 तक भी जा सकता है ये ऊपर की तरफ। अमोल कोल्हापुर साहब अहमदनगर महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि क्लोजिंग बेसिस डिलीवरी में अगर आपने पोजीशन बनाने के लिए बोला हो
लेकिन कोई स्टॉक आज टारगेट प्राइस के नीचे क्लोज हुआ एंड टुमारो मॉर्निंग में गैप अप ओपन होकर टारगेट प्राइस के आगे निकल जाता है, तो इस कंडीशन में हमें एंट्री लेनी है या नहीं। तो सर पहला सवाल का जवाब आपका ये है कि अगर स्टॉक फर्स्ट डे ही फर्स्ट टारगेट के पास से लौट जाता है, फर्स्ट टारगेट के पास से लौट जाता है या फर्स्ट टारगेट अचीव करके लौट जाता है उस प्राइस पे जिस प्राइस पे हमें डिलीवरी लेके जाना है, तो हमें अब उस स्टॉक्स में हाथ नहीं लगाना है। हमें अब हाथ कब लगाना है? जब उस फर्स्ट टारगेट के ऊपर वो क्लोज कर देगा तब। सेकेंड डे वो गैप अप ओपन होता है अगर उस फर्स्ट टारगेट के ऊपर, तो वहीं पर एंट्री बनती है। एंट्री बनती है, डिलीवरी लेने नहीं बोल रहा हूँ, लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं डिलीवरी और एंट्री में। एंट्री इंट्राडे में बनती है, डिलीवरी सीएनसी में जाता है। तो डिलीवरी इंट्राडे में आपने जितना एंजॉय करना है कर लीजिए उसको लेके उस प्राइस के ऊपर, लेकिन डिलीवरी हम तभी लेके जाएंगे अगर उस प्राइस के आसपास में वो आफ्टर 3:15 PM, मैं 3:15 से 3:25 तक के बीच का डिलीवरी बेस बताता हूँ। लोग यहाँ 3 बजे ही डिलीवरी उठा लेते हैं। आपने बोला था सर आफ्टर 3 PM, भाई मैंने कब बोला आफ्टर 3 PM? किसी व्यक्ति का मैंने कमेंट पढ़ा था, मैंने कब 3 बजे बोला है भाई डिलीवरी लेने? मैंने हमेशा 3:15 के बाद बोला है, 3:15 जितना नियर जा सकते हैं, 3:20। जब आप डिलीवरी लेते हैं ना सीएनसी में, तो आप 3:29 तक डिलीवरी ले सकते हैं। जब आप डिलीवरी अपने पैसे पे लेते हैं ना, अपने पैसे पे, उधारी वाले पैसे पे नहीं, माने लिवरेज पे नहीं, मार्जिन पे नहीं, अपने पैसे पे लेते हैं ना, तो 3:29 तक आप डिलीवरी ले सकते हैं। तो जितना नियर जाइए वहां उतना ज्यादा आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बनते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। 20 पॉइंट बुक कर लिया आपने आरबीएल बैंक में। आपने पूछा, अगला कह रहे हैं कि बुक 20 पॉइंट प्रॉफिट इन आरबीएल बैंक, लॉट ऑफ थैंक्स सर, आपका एनालिसिस व्यू एक्सीलेंट है। थैंक यू सर। मैंने आरबीएल बैंक को 140 के ऊपर 160 के टारगेट के लिए दिया हुआ था, टारगेट डन हो गए। अब हमारा उसमें नया पोजीशन 180 के ऊपर बनेगा, 180 के ऊपर क्लोज करेगा तो 200 तक के टारगेट जा सकता है आरबीएल बैंक। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें अमोल साहब। संजय जी कोलकाता से, ये मेरे नए व्यूअर हैं संजय जी, और ये लिख रहे हैं कि बंधन बैंक लिया हुआ 195 के आसपास में, भेल को लिया हुआ है, कोल इंडिया को लिया हुआ है, गेल को लिया हुआ है, आईडीएफसी फर्स्ट है, ओएनजीसी, आरबीएल बैंक है, स्पेंसर है, टाटा मोटर्स है, विप्रो है, और ये सारे हैं। सब शेयर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ 5 से 10 साल। सब ठीक है या बेच दूं? सर 5 से 10 साल के लिए लिया तो क्यों बेच दूं? 5 से 10 साल हो गए कि आपको लिए हुए? अगर 5 से 10 साल हो गए तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तब बने रहिए सर। सारे स्टॉक, बंधन बैंक आपने 194 पे लिया है, 270 पे चल रहा है, डबल का प्रॉफिट चल रहा है, क्या दिक्कत है सर? बने रहिए। तो ये सारे स्टॉक, कोल इंडिया, ये सारे स्टॉक, गेल, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट, सारे अच्छे स्टॉक्स आपने चुने हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, बने रहिए। 5 से 10 साल का व्यू है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए बीच बीच में, और अगर नीचे लेवल पे मिलते हैं अच्छे से स्टॉक तो उसको वापस बाय कर लेना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। और एक लाइन, डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा, हमेशा जो मैंने अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले वीडियो में बताया हुआ है कि एक लक्ष्मण रेखा, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप मेरे YouTube चैनल पे आएंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले, और प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे मैंने डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा वाला एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, आप उस वीडियो को देखिए। डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा, आपको कब स्टॉक से बाहर निकलना है ये वीडियो आपको बता देगा। तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, कब निकलना है, कैसे निकलना है संजय जी, ये आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। बढ़ता हूँ अगला सवाल, और गुरदासपुर पंजाब से जसपाल सिंह कह रहे हैं कि क्या टाइटन 1055 के ऊपर ठीक रहेगा बाय करना, और 1200 के टारगेट के लिए ये चाह रहे हैं कि टाइटन को 1055 के ऊपर बाय कर लें। ठीक है सर, ओके। और दूसरा है कि 690 के टारगेट के लिए मैकडबल एन को 620 के ऊपर मैकडबल एन निकलेगा तो हमारा 680 से 700 का टारगेट बनेगा, सबसे पहला। दूसरा है टाइटन 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर अगर वो निकलता है तो 1040 तक के टारगेट टाइटन दे सकता है। अगर 1200 उसको जाना है तो 1070 के ऊपर, 1080 के ऊपर उसको क्लोजिंग करना पड़ेगा टाइटन को, तभी जाएगा वो 1200 के टारगेट के लिए, उसके पहले नहीं जा सकता सर। चलिए, सीमन जी कोलकाता से कह रहे हैं कि हाई डिलीवरी, सीमन, शायद मुझे सुमन होना चाहिए मेरे ख्याल से, इन्होंने सीमन लिखा है, कोई बात नहीं, सुमन जी हैं शायद, ये कोलकाता से कह रहे हैं कि हाई डिलीवरी परसेंटेज एंड हायर डिलीवरी क्वांटिटी में क्या है। बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही, हायर डिलीवरी परसेंटेज एंड हाई डिलीवरी क्वांटिटी। मान लेता हूँ सर कोई स्टॉक्स का दाम 10 रुपए है, ठीक है, तो और कोई स्टॉक्स का दाम 500 रुपए,
ध्यान से समझिए, कोई स्टॉक का दाम 10 रुपए है, कोई स्टॉक का दाम 500 रुपए है। अब आप याद ध्यान कीजिए कि आप किस स्टॉक को ज्यादा खरीद सकते हैं और आपके पास लिमिटेड प्राइस है। मतलब अब मान लेता हूँ आपके पास 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए में कौन से स्टॉक ज्यादा खरीद आएंगे आपके पास? 10 रुपए वाले स्टॉक, तो उसका क्वांटिटी ज्यादा हो गया, लेकिन क्या वो स्टॉक की क्वालिटी वैसी है? नहीं है। पहली बात समझिए, वो सस्ता शेयर है, छोटा शेयर है, इसलिए आपने उसमें ज्यादा क्वांटिटी ले लिया। लेकिन जिसका हायर डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उस स्टॉक्स में ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा आपको बनिस्बत इसके इस छोटे वाले भाव पे। क्योंकि ये छोटा है ना, इसलिए लोग ज्यादा ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा डिलीवरी तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन आपको हमेशा परसेंटेज पे ध्यान देना है। कहाँ देना है? परसेंटेज पे ध्यान देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना, हमेशा परसेंटेज पे। जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसके प्राइस के मुकाबले में वो ज्यादा बेहतर स्टॉक्स हो सकता है। क्योंकि परसेंटेज क्या होता है ना कि 100 क्वांटिटी खरीदा, 60% लेके घर चला गया 60 लोग, तो वो ज्यादा बेहतर है। इसका भी छोटा वाला का भी जा सकता है, लेकिन इसका प्राइस चूंकि बहुत छोटा है, इसमें डिलीवरी ज्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना आपको। अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने से विनायक मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि करंट सिचुएशन में निफ्टी 50 लिस्ट में से कौन से स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही रहेगा? सर मैं अपने वीकली पिक्स प्रोवाइड करता हूँ, स्टॉक फटाफट में प्रोवाइड करता हूँ, निफ्टी 50 से ही मोर देन होते हैं, तो आप उस पर ध्यान रखिए। और जैसे कि रिसेंटली टाटा एल्क्सी भी मैंने दिए हुए थे, अभी रिसेंटली बीबीएल भी है, तो निफ्टी 50 में बीबीएल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो है नजर रखने होंगे आपको आने वाले समय में, अगले सप्ताह के लिए। उसमें आप अडानी पोर्ट पे नजर रख सकते हैं, आप उस पे हिंद यूनिलीवर पे नजर रख सकते हैं, आप उस पे अपोलो टायर पे नजर रख सकते हैं। ये सारे कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे आप नजर रख सकते हैं आने वाले समय में। राजकुमार जी पटियाला से कह रहे हैं कि भारतीय एयरटेल के 400 शेयर 540 पे इन्होंने खरीदा है, तो टारगेट और स्टॉप लॉस इनका क्या होगा? 540 पे। ओके ठीक है सर, 540 पे खरीदा, बहुत बढ़िया। अब तो प्रॉफिट में 560 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है भारतीय एयरटेल में, मेरे ख्याल से तो वही है। चलिए चेक करता हूँ, बिल्कुल 560 बहुत बेहतरीन। सर 580 के लिए वेट कर सकते हैं आप, अगर 580 के ऊपर क्लोज करेगा तो 600 भी टारगेट दे सकता है। स्टॉप लॉस 540 का ही मेंटेन रखिए, जिस प्राइस पे आपने रखा है ना उसी प्राइस से थोड़े पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर कर लीजिए, ताकि आपका कुछ प्रॉफिट बुक हो जाए, या 70% क्वांटिटी बुक करके प्रॉफिट एंजॉय करिए। 580 के ऊपर अगर एक बार निकलता है तो 600 तक के भी टारगेट दिखा सकता है आपको भारतीय एयरटेल। राहुल जी पुणे से कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का 25 जून का कॉल लिया है सी 31 रुपए के भाव पे 1 लॉट, तो क्या व्यू है? सर ये 1000 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा ना, ये हमारा लेवल नहीं आएगा। 1000 इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अगर 1000 के ऊपर कटता है तो 1060 तक के भी टारगेट आएगा, फिर आपका कॉल जो है 31 से 50 तक भी जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखता हूं किनका है। बेंगलोर से, इन्हीं का है ना? हाँ बिल्कुल। बेंगलोर से रंजन जी कह रहे हैं कि आई बाउट 1000 शेयर ऑफ कैडिला 368। बिल्कुल 365 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस बिल्कुल बने रहिए कैडिला में। और कैडिला को मैंने दिया हुआ था, और मेरे फार्मा स्टॉक्स एनालिसिस में मैं अक्सर कैडिला के बारे में बताता हूं कि 365 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आप कैडिला को लीजिए। टारगेट हमारा 380 और 400 का होगा। इसने सर 380 तक का तो हाई लगाया ना, 378 के आसपास का हाई लगाया। अभी क्लोजिंग भी जो कर रहा है उसी के आसपास क्लोजिंग कर रहा है, 375 के आसपास में, यानी आप ऑलरेडी 7 पॉइंट तो प्रॉफिट में, 7 पॉइंट बने रहिए सर। स्टॉप लॉस 366 का मेंटेन करके रखिए। पुनीत जी दिल्ली से कह रहे हैं कि एस्ट्रॉन एबव 35 फॉर टारगेट 48, पीपैप एबव 195 फॉर टारगेट 290, ज्योति लैब 1234 फॉर टारगेट 163। सेल आई बाय और नॉट, या बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये जितने भी स्टॉक्स देख रहे हैं वो सारे शायद या तो छोटे प्राइस के हैं या नीचे के लेवल पे आपको मिल रहे हैं। एस्ट्रॉन सर सिर्फ एस्ट्रॉन कहने से तो काम नहीं चलेगा, आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है ना, फिर लग रहा है आप जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। नाम है सर पूरा उसका एस्ट्रॉन पेपर, वो आपको लिखना पड़ेगा सर, तो ज्यादा होगा बेहतर। 35 पर आप बाय करना चाहते हैं 48 के टारगेट के लिए। सर 35 के ऊपर निकले क्लोजिंग करे तो आप बिल्कुल बाय करिए कॉन्फिडेंस के साथ, जो आपने रिसर्च और एनालिसिस किया है उसके हिसाब से बाय करिए 35 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर, तभी आपका एक टारगेट सही बनेगा। बिल्कुल आपने लेवल लगभग सही रखा है आपने। आपका पीपाप है, कौन सा है? हाँ वो गुजरात की कोई कंपनी है ये शायद,
ऑटोमोटिव कंपनी है, वो सर 190 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे निकलेगा तो 210 तक के भी टारगेट आपको पहले दिखाएगा जो रेजिस्टेंस है उसका, उसके बाद फिर बात का देखेंगे, लेकिन पहले 190 के ऊपर क्लोजिंग करने दीजिए। ज्योति लैब, ये भी बेहतरीन कंपनी है ज्योति लैब, इसमें भी आप ठीक है बने रहिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो एनालिसिस आपने किया 123 के ऊपर बिलीव के साथ उस पर बनिएगा। 125 के ऊपर क्लोजिंग करे तो ज्यादा बेहतर है, 125 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो 135 तक का पहला टारगेट आएगा, इसके बाद फिर देखा जाएगा। आज सुनील शर्मा साहब यूपी से कह रहे हैं, बलिया यूपी से, कि एसबीआई कार्ड को 505 पे लिया है, सिंफनी को 795 पे, शॉर्ट टर्म लेवल कहां तक का है? सर एसबीआई कार्ड पे मेरा व्यू ना शुरू से निगेटिव ही रहा है, वो चाहे जितना भी ऊपर चल जाए मेरा व्यू निगेटिव ही रहता है, लेकिन आपने 505 पे लिया, क्लोजिंग 590 पे है तो बेहतरीन है, आपने 80 पॉइंट कमा लिए, 85 पॉइंट। अभी ऊपर की साइड में अगर ये 610 को ब्रेक करता है तो 625 से 30 तक जा सकता है, पहले बात शॉर्ट टर्म में। दूसरा है कि आपने सिंफनी लिया, सर गर्मी है एंजॉय करिए, सिंफनी रखिए पास में, सिंफनी कूलर बना रही है, पूरा बेच रहा है, गर्मी का सीधा, गर्मी भी देख रहे हैं ना भयानक है, 920 को ब्रेक करेगा ना, अभी जो क्लोजिंग कर रहा है सिंफनी वो 890 पर है, आपने 795 पे लिया, 100 पॉइंट प्रॉफिट में, तो अगर ये 920 को ऊपर की साइड में काटता है तो 970 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में दे सकता है। दूसरा है आपने रिक्वेस्ट किया कि आप इंफ्रा शेयर्स पर भी आईटी फार्मा की तरह वीडियो पोस्ट करें। सर इंफ्रा के शेयर में ना हेवी वेट स्टॉक्स में एक्चुअली मैं कर देता हूँ बहुत, जैसे उसमें आते हैं एलएनटी आते हैं, उसमें आता है एसीसी आता है ना, ये सारे कौन है, ये सारे इंफ्रा के ही तो स्टॉक्स हैं। अलग से इंफ्रा के स्टॉक्स करने में क्या है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत सारे 9 वीडियो 10 वीडियो मैं कंटिन्यू पोस्ट करता हूँ, थोड़ा सा उसमें टाइम देखूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग भी अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दीजिएगा तभी, नहीं तो मजा नहीं आता है ना, जब तक कमेंट नहीं करे, फीडबैक नहीं करे, लाइक नहीं करिएगा फिर क्यों करूं, है ना, ये बात भी तो है, तो आप लोग इतना भी तो कर दिया करिए। बढ़ता हूँ अगला सवाल, झारखंड से दिनेश जी कह रहे, रांची झारखंड से, कि वी वेब कैसे काम करता है। सर मैं इंडिकेटर तो फॉलो करता नहीं, पहली बात दिनेश जी, लेकिन वी वेब मतलब क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी ये वॉल्यूम के वेट पे एवरेज प्राइस काउंट करता है वी वेब, और वी वेब के ऊपर बाय का सिनेरियो लोग बनाते हैं, वी वेब के नीचे सेल का लोग समझ के चलते हैं, लेकिन मैं अकेला, आप जान लीजिए, मैं कभी भी किसी अकेले इंडिकेटर पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि आप बताएंगे दिनेश जी, आपके पास एक मित्र है, सपोज आपके पास एक दोस्त है, वो दोस्त आपने एक बात बता दिया अपने दोस्त को कि भाई दोस्त ऐसा है कि मैं ये काम करने वाला हूँ और ये बात तुम किसी को नहीं बताना, वो दोस्त वही बात दूसरे को बताता है, देखो वो फलाना काम करने वाला है, वही दोस्त तीसरे को भी बता देता है वही काम फलाना करने वाला है, तो सबको बता देता है। तो एक बात बताइए, क्या वी वेब सिर्फ आप ही इस्तेमाल करते? नहीं ना, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते, बहुत सारे, यानी जो वो आपको बता रहा है वो सबको बता रहा है, तो सर वो कैसा दोस्त है आपका जो सब बात सबको बताता है? अच्छा दोस्त नहीं है ना, गड़बड़ हो गया, वो तो आपके राज खोल दे रहा है। तो इसी तरह वी वेब भी है, कोई भी इंडिकेटर हमें लगता है कि मैं सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ, हम लोगों को क्या लगता है मैं सिर्फ देख रहा हूँ, नहीं, वो जो चीज आपको बता रहा है वही चीज वो दूसरे को भी बता रहा है। इसका मतलब अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब दूसरे को पता है कि दिनेश जी यहाँ पे बाय करना चाह रहे हैं, वो आपका एसएल काट देगा, बात समझ रहे हैं? तो वी वेब का एक नॉर्मल फंडा क्या है, किसी भी कि वी वेब में आप समझिए कि ऊपर अगर वी वेब के ऊपर स्टॉक्स रहता है तो वो बाय साइड माना जाता है, नीचे आता है तो सेल साइड माना जाता है, सारे लोग देख रहे होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तो उसको संभल के भी ट्रेड करना होता है। लेकिन अकेला किसी एक इंडिकेटर पे वी वेब पे सिर्फ भरोसा आप नहीं कर सकते, उसके साथ आपको एक आध इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर यूज करके चलना पड़ेगा, तभी वी वेब काम करेगा। शैला जी बेंगलोर से कह रहे हैं कि आई हैव मुथूट फाइनेंस शेयर 940 पे इन्होंने मुथूट फाइनेंस को लिया हुआ है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, शायद मैम होंगी, मैंने सर कह दिया, मुझे क्लियर बताइएगा मैम है या सर। ठीक है, तो 940 पे इन्होंने बात किया, व्हाट विल बी योर व्यू फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स टारगेट एंड स्टॉप लॉस। मुथूट फाइनेंस में हम इन्होंने 940 पे लिया है और टारगेट और स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। और दूसरा स्टॉक्स है इन्वेस्ट लमसम इन एनी म्यूचुअल फंड, अगर किसी म्यूचुअल फंड में ये लमसम करते हैं मंडे को 1:30 बजे, सो डू आई गेट द यूनिट एट दैट डेट न्यू। अच्छा, कुछ चेंज हुआ है उसका, म्यूचुअल फंड का कुछ स्कीम चेंज हुआ है 1:30 बजे तक 1:30। If I invest lump sum in any mutual fund on Monday by 1:30 p.m. so do I get the invest at the day's
नेव प्लीज। सर वो जो है ना, शायद मेरे ख्याल से उसका चेंज हो गया, उसका रूल पूरा मैंने पढ़ा नहीं। मैसेज मुझे भी मिले हैं, ईमेल मुझे भी आए म्यूचुअल फंड वाले, लेकिन मैंने उसको अभी पढ़ा नहीं है। कुछ उसके चेंज हुआ है उसका सिनेरियो, कि जब वो 1:30 बजे के बाद आप लेते हैं या पहले लेते हैं तो किस दिन आपको उसका यूनिट मिलेगा, ये कुछ चेंजेस हुए। मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, फिलहाल तो वो मेरे नज़र में नहीं है। इन ज़ेरोधा इफ आई सेल एनी होल्डिंग ओनली डीपी चार्जेस इज अप्लाइड और एनी अदर चार्जेस। नहीं, आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, गवर्नमेंट टैक्सेस, वो सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे सर। डीपी चार्जेस भी देने पड़ेंगे, प्लस ज़ेरोधा का जो ब्रोकरेज है 15 रुपए, वो भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको देना ही पड़ेगा। अब है मुथूट फाइनेंस 940 पे आपने लिया है सर, क्लोजिंग है 980। आप सर हैं कि मैम मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, 940 पे आपने लिया है, 980 पे क्लोज कर रहा है। अगर ये एक बार 980 के आसपास में अगर एक बार 1000 को ब्रेक करे ना, अब तो आपको इसको बेचने की जरूरत फिलहाल नहीं है। फिर आपको ये 150 तक दिख सकता, 1050 तक दिख सकता है। नीचे जो आपका पास एक रजिस्टर सपोर्ट है वो 950 का, स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए 950 का। अगर वो कटेगा तो ये 920 तक नीचे जा सकता है। तो सवालों का सिलसिला हो गया खत्म दोस्तों, और ये आपके सवाल मेरे जवाब का 69वां एपिसोड था। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल पे जो मैंने अपना व्यू बताया पसंद आएगा। कमेंट किए करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नेक्स्ट सैटरडे का वेट करें जब मैं फिर से आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन लेकर आऊँगा। आप लोग अपना सवाल भेज पाएंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।